यह प्रशिक्षण सभी विभागों के सिविल इंजीनियरों के लिए सरकारी मानकों के अनुरूप पेशेवर विकास हेतु तैयार किया गया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम नीरज शर्मा है और मैं स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट जो ENC ऑफिस MPPHED में है उसमें एक टीम लीडर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बताऊँ तो मैंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन किया था 1987 में। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पर और विगत लगभग 39 वर्षों से मैं अपनी सेवाएं राष्ट्र को दे रहा हूं, जिनमें कि पुलों का निर्माण, फैक्ट्रियों का निर्माण, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां शामिल रही हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अवयव है आज की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, जिसको हम लोग कंक्रीट के नाम से जानते हैं। कंक्रीट क्या है, उसके अवयव क्या है, उनकी टेस्टिंग कैसे करेंगे और उन सामानों को हम कैसे स्टोर करेंगे ताकि हम उत्तम क्वालिटी की कंक्रीट का निर्माण कर सके। आशा है आपको प्रेजेंटेशन समझ में आएगी और यदि आपको कहीं ऐसा लगे कि कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं अंत में अपना ईमेल भी आपको दे दूंगा ताकि आप मुझसे संपर्क कर सकें। ये और आपकी जानकारी में ला दूं कि हम ये जो डिस्कशन करेंगे इसके परिप्रेक्ष्य में IS 456 है, जो कि भारतीय मानक संस्था का एक कोड है और जिसको कि हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकेंड सेमेस्टर से लगातार 8वें सेमेस्टर तक इस्तेमाल भी किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। मॉड्यूल 1, कंक्रीट का परिचय और घटक। इस मॉड्यूल में आप कंक्रीट के महत्व, इसके घटकों और IS 456 कोड के बारे में सीखेंगे। मॉड्यूल 2, सीमेंट और एग्रीगेट्स की स्वीकृति। इस मॉड्यूल में आप सीमेंट, रेत और गिट्टी की गुणवत्ता जांचने के तरीके समझेंगे। मॉड्यूल 3, पानी और एडमिक्सचर्स की स्वीकृति। इस मॉड्यूल में आप जानेंगे कि कंक्रीट में इस्तेमाल होने वाले पानी और एडमिक्सचर्स के लिए क्या मानक है। मॉड्यूल 4, वर्केबिलिटी और स्लम्प टेस्ट। इस मॉड्यूल में आप कंक्रीट की वर्केबिलिटी और उसे स्लम्प टेस्ट से मापने की प्रक्रिया सीखेंगे। मॉड्यूल 5, कंक्रीट क्यूब की सैंपलिंग और टेस्टिंग। इस मॉड्यूल में आप कंक्रीट की सैंपलिंग, क्यूब बनाने और उसकी मजबूती को टेस्ट करने की विधि जानेंगे। मॉड्यूल 6, साइट पर सामग्री का भंडारण। इस मॉड्यूल में आप कंस्ट्रक्शन साइट पर सीमेंट और एग्रीगेट्स के सही भंडारण के बारे में सीखेंगे। मॉड्यूल 7, ताजे कंक्रीट की स्वीकृति और टेंसाइल स्ट्रेंथ। इस मॉड्यूल में आप ताजे कंक्रीट को साइट पर स्वीकार करने के तरीके और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में समझेंगे। मॉड्यूल 8, जरूरी बातें और IS स्टैंडर्ड्स। इस मॉड्यूल में आप कंक्रीट से जुड़े जरूरी डूज एंड डोंट्स और महत्वपूर्ण IS स्टैंडर्ड्स के बारे में जानेंगे। अब जानते हैं कि कंक्रीट ही क्यों। आपको ध्यान होगा, आपने पुरानी जगहों पर जब आप घूमने जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं जिनसे कि जो बिल्डिंग है उसको बचाया गया है। अब वो पुराने जमाने तो गए, न तो उस प्रकार के पत्थर हमको मिलते हैं, ना ही हमारे पास में उतनी ज्यादा स्पेस की अवेलेबिलिटी है। और क्योंकि हमारी स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स बदल गई हैं, आज के लोड कंडीशंस बदल गए हैं, तो इसलिए हमें एक ऐसा मटेरियल की जरूरत आन पड़ी जो कि चिरस्थायी हो, लंबे समय तक रह सकता हो, कम से कम जगह घेरता हो, उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो और उसमें हम अलग अलग तरह की शेप्स दे सकने लायक पोजीशन में हम उसको कर सके। तो इसके लिए हम IS 456 के हिसाब से कंक्रीट की बात करेंगे। इसमें हमारा जो कंक्रीट जो बनाते हैं वो प्लेन कंक्रीट या रीइंफोर्स कंक्रीट जो कि बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स में हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि क्या क्या स्पेसिफिक मटेरियल्स हैं
जिनकी कि हमें रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह की वर्कमैनशिप की रिक्वायरमेंट है, टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा स्टील कंस्ट्रक्शन हालांकि जल्दी तो हो जाता है, लेकिन चूंकि उसमें जंग लगने और दूसरे प्रकार की समस्या होने की संभावना ज्यादा होती है, तो हम उसको रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो जो उसमें रीइंफोर्समेंट हम डाल रहे हैं सीमेंट कंक्रीट में, उसको जो वातावरण या पर्यावरण से जो रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे मॉइस्चर है, सनलाइट है, डस्ट है, हीट है, ताकि उसको रस्ट ना लगे, तो इसलिए उसको हम कितना दूर डाले सतह से कि उसको जंग लगने की संभावना कम से कम हो। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हम सेफ्टी कैसे इंश्योर करेंगे, सर्विसेबिलिटी कैसे इंश्योर करेंगे और ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट हम लोग कैसे इंश्योर करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कंक्रीट के लिए अवयव हमें क्या क्या चाहिए। अब मुख्य जैसे कंक्रीट है तो सबसे पहला अवयव तो हुआ इसका सीमेंट, जो कि IS 269 या IS 12269 या IS 1489 या IS 455 से के हिसाब से बनाया हो, इसके मानक के अनुरूप बनाया हुआ हो। फिर हमें चाहिए फाइन एग्रीगेट, जिसको हम रेत बोलते हैं, वो IS 383 के मानक के अनुसार होना चाहिए। कोर्स एग्रीगेट, जिसको हम खड़ी या बजरी बोलते हैं या रोड़ी बोलते हैं, वो भी IS 383 के हिसाब से होना चाहिए। फिर हमें इन तीनों चीजों को मिलाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। अब पानी भी जो है वो IS 456 में दिया गया है कि जो पीने योग्य पानी है, जिसका कि pH 6 अथवा 6 से ज्यादा है, जो कि मनुष्य पी सकता है, सिर्फ ऐसे ही पानी का इस्तेमाल कंक्रीट बनाने और कंक्रीट को क्योर करने के लिए होगा। अब आप समझते हैं कि एडमिक्सचर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एडमिक्सचर वो पदार्थ हैं जो कि हम या तो सीमेंट के सेटिंग टाइम को घटाने के लिए या उसकी वर्केबिलिटी को बढ़ाने के लिए या उसकी सेटिंग टाइम को घटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनका निर्धारण जो है, इनका मानक जो है IS 9103 है। विशिष्ट कार्यों में प्रयोग की जाने वाली कंक्रीट का जो मिक्स डिजाइन है, उसके कंपोनेंट्स का जो कंपोजिशन है, मतलब उसमें कौन कौन सा कितनी रेत जाएगी, कितनी बजरी जाएगी, कितनी सीमेंट जाएगी, कितना पानी जाएगा, कितना उसमें एडमिक्सचर डलेगा भी या नहीं डलेगा, इसका निर्धारण हम करते हैं IS 10262 से। और क्योंकि हम पानी की सप्लाई के साथ ज्यादा जुड़े हुए लोग हैं, हमें अक्सर जल के संधारण के लिए या जल को रोकने के लिए स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए एक विशेष कंक्रीट होती है जो कि कंक्रीट फॉर वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स कहलाती है। इसका निर्धारण IS 3370 के अनुरूप होना चाहिए। आगे नहीं बढ़ रहा। अब हम टिपिकल जो मिक्स कॉम्पोजिशन होती है, जो कि मास के हिसाब से है, उसमें आपको बताऊं कि कंक्रीट का 15% हिस्सा सीमेंट होता है, 10% हिस्सा पानी होता है, 40% हिस्सा कोर्स एग्रीगेट्स होता है और 35% हिस्सा फाइन एग्रीगेट्स होता है। तो आप देखेंगे कि 40% कोर्स एग्रीगेट्स और सीमेंट और फाइन एग्रीगेट्स को अगर अपन मिला दें तो लगभग 50% होता है। अब आप कहेंगे भाई फाइन एग्रीगेट्स और सीमेंट की जरूरत इतनी ज्यादा क्यों है? तो आप ध्यान रखें कि आपके जो कोर्स एग्रीगेट्स हैं उनके बीच में वॉइड्स होते हैं। उन वॉइड्स को भरने के लिए सीमेंट और फाइन एग्रीगेट्स पानी के साथ मिलकर के एक ऐसा पदार्थ तैयार करते हैं जो कि उनकी जो वॉइड्स हैं उनको भरता है, उनके इंटरस्टाइसेस को भरता है। आपने देखा भी होगा कि कंक्रीट को हम पोर करने के बाद में कॉम्पैक्शन करते हैं ताकि उसके बीच में हवा बिल्कुल न बचे। अगर हवा रह गई, एयर पॉकेट्स क्रिएट हो गए, तो क्या होगा कि वहां पर पानी
और नमी जो है, जो आपके ऑल्टरनेट टेम्परेचर साइकिल्स होती हैं, उनकी वजह से वहां पर कंडेंसेशन होगा और पानी के सरिये तक पहुंचकर उसको बाधित या उसको इफेक्ट कर देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मतलब ये एक जनरल वो है, मिक्स है। अब जगह जगह की हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनके हिसाब से ये अब कम ज़्यादा किए जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ वर्केबिलिटी हमको इंक्रीज करनी है वहाँ पर हमको थोड़ा सा पानी बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ हमें स्टिफ कंक्रीट चाहिए वहाँ पानी घटेगा, कोर्स एग्रीगेट्स बढ़ेंगे। खैर, जो समय मतलब जिस तरह की हमें जरूरत जब पड़ेगी उस हिसाब से हम उस चीज को तब सॉल्व करेंगे। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि कंक्रीट के मुख्य घटक क्या हैं और IAS 456 कोड ऑफ प्रैक्टिस क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब आते हैं प्रमुख अवयव। प्रमुख अवयव हुआ आपका सीमेंट, जिसका की क्राइटेरिया है IS 456, IS 269। मतलब IS 456 तो बेसिकली इन चीजों को गवर्न करता है। IS 269, IS 12269, IS 1489 और IS 455 ये सीमेंट के मानक है। तो सीमेंट जब भी आपके पास में साइट पे हो, उसके साथ में फैक्ट्री का टेस्ट सर्टिफिकेट जिस भी IS से वो तैयार की गई है उसके अनुरूप होना चाहिए। सीमेंट फ्रेश होनी चाहिए और उसमें गांठें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एक टेस्ट और बता दूं जो कि आपको कहीं नहीं बताने को मिलेगा, अगर आप सीमेंट की बोरी को खोलते हैं और ताजा खुली बोरी में अपना हाथ डालते हैं तो आपके हाथ को गर्मी लगनी चाहिए। फिर सीमेंट का इनिशियल टाइम, सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, उसकी फाइननेस, उसकी साउंडनेस जो IS के द्वारा प्रिस्क्राइब लिमिट्स है उनके अंदर ही होनी चाहिए। अब स्टोर को रखें कैसे? स्टोर को ऐसी जगह रखना है जहां पर कि एकदम सूखा हो, जहां पर कि किसी भी प्रकार के मॉइस्चर से सीमेंट की बोरी के संपर्क में आने की संभावना शून्य हो। और अगर आपको लगता है कि किसी बैग को मॉइस्चर का असर हो गया है या वहां पर केकिंग चालू हो गई है, केकिंग मतलब सीमेंट की गुठलियां बननी चालू हो गई हैं, तो आपको उनको रिजेक्ट करना है। फिर इसका उपयोग कैसे करना है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO मतलब जो सीमेंट पहले आई वो पहले इस्तेमाल होगी। आपको इसके लिए बैच का जो नंबर है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आपका जो लॉट है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आपको अपना कंजम्पशन एंश्योर करना पड़ेगा। अब फाइन एग्रीगेट्स मतलब रेत की बारी आई। रेत जो है हम IS 383 के क्राइटेरिया से देखते हैं। रेत जो है हमारी वेल ग्रेडेड होनी चाहिए। उसकी जो जोन है सीवर एनालिसिस से हम निर्धारित करेंगे। आपको जानकारी होगी कि 4 प्रकार की जोन्स हैं जिनमें के हम अपने रेत को रखते हैं या फाइन एग्रीगेट्स को रखते हैं। फाइन एग्रीगेट में आपने पढ़ा भी होगा, सिल्ट होती है जी। सिल्ट नॉर्मली 3% या उससे लेस होती है वजन के हिसाब से। इसको आपको फील्ड टेस्ट कर लेना चाहिए और अगर इससे ज्यादा है तो आपको अपनी जो रेत है, बालू जो है, उसको धोना है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आपकी बालू में कोई ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज ना हो, मतलब घास फूस के या पत्ते ना हो या किसी जानवर की विष्ठा ना हो या और भी किसी प्रकार की ऐसी अशुद्धि ना हो जो कि जाकर कंक्रीट की ताकत को कम करे। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि आपका जो बैच सप्लाई हुआ है उसमें इस तरह की समस्या है तो आपको उसे धोना है या उसको रिप्लेस करना है। डिलीटेरियस मटेरियल्स होते हैं, अब जैसे मिट्टी के लौंदे हो गए, माइका हो गया, आपके कोयला हो गया या आपके शेल्स हो गए, ये अगर IS लिमिट्स के बाहर हैं तो आपको उस मटेरियल को, उस फाइन एग्रीगेट को
रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइन एग्रीगेट हम अक्सर नदियों से लेके आते हैं, नदियों की तलहटी से लेके आते हैं, इसलिए इनमें इन सब का होना की संभावना काफी अधिक होती है। तो आप जांचें, परखें और हो सके तो अपनी जो सोर्स है उसका पेट्रोग्राफिक इंस्पेक्शन करा लें, जिससे कि आपको पता लग सके कि वहाँ जिन चट्टानों के मेटामॉर्फिस की वजह से वो सैंड बनी है उनमें कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं जो कि आपकी कंक्रीट की सेहत के लिए खराब हो। अब कोर्स एग्रीगेट्स हम लोग पत्थरों को तोड़ते हैं या फिर जो नदी के पत्थर होते हैं उनको तोड़ते हैं, लेकिन इनका हार्ड और ड्यूरेबल होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट करते हैं या आइजोक इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। इनके जो रिजल्ट्स हैं ये विद इन लिमिट्स हो तभी हम इन मटेरियल्स को इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ जो फ्लेकीनेस, चपटापन या खड़ी का लंबा होना, इलोंगेशन, फ्लेकीनेस एंड इलोंगेशन जो है वो भी अगर विद इन लिमिट्स है तभी हम उसको इस्तेमाल करेंगे। एक और जो टेस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वाटर अब्सॉर्प्शन और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपको पता ही होगा कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो कि पानी सोख लेते हैं, जिसकी की वजह से जब आप उसको खड़ी में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कंक्रीट की प्रॉपर पेस्ट जो है नहीं बन पाएगी और आपकी कंक्रीट प्रॉपर नहीं हो पाएगी। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है तो जो आप लेकर के चल रहे हैं कि भाई हमारी जो कंक्रीट है इसकी जो बेसिक वेट होगा वो करीब 2400-2500 केजी पर टन पर क्यूबिक मीटर होगा, तो वैसा नहीं हो पाएगा। आपकी जो उसकी मटेरियल की डेंसिटी है वो प्रॉपर नहीं आ पाएगी। तो इसलिए आपको इंश्योर करना है कि जो भी आप कोर्स एग्रीगेट्स यूज कर रहे हैं वो बसाल्टिक ओरिजिन के हों या सेडिमेंटरी रॉक के हों, ताकि उनका आपका इस्तेमाल हो सके और उनकी क्वालिटी जो है वो होमोजीनियस हो। साथ ही साथ जो आप एग्रीगेट्स यूज कर रहे हैं उनमें डस्ट नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर मट्टी नहीं लगी हुई होनी चाहिए और साथ ही साथ उनमें ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं होनी चाहिए जो कि रिएक्टिव हो एसिड के साथ या अल्कली के साथ, और अगर ऐसा होता है तो उनको आपको इस्तेमाल में नहीं लेना है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि साइट पर सीमेंट और एग्रीगेट्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन से परीक्षण और जांच करनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। जैसा मैं पहले बता चुका हूं, पानी जो आप कंक्रीट के लिए इस्तेमाल करेंगे वो पीने योग्य हो, आदमी उसे पी सके, उसमें क्लोराइड्स लिमिटेड हो, सल्फेट्स लिमिटेड हो, सॉलिड्स लिमिटेड हो और पीएच जो है 6 अथवा 6 से ज्यादा हो। खारा पानी या कंटेमिनेटेड सोर्स का पानी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके पास कंट्रोल मिक्स का पानी आपने सर्टिफाई करा के रखा हुआ है तो आप जो भी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको एक बार टेस्ट अवश्य करा लें और इंश्योर करें कि जो पानी आप कंक्रीट में इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो उसी गुणवत्ता का हो। साथ ही साथ आपको जैसा कि पता है कि कंक्रीट की हमको तराई करनी पड़ती है। अब तराई हम क्यों करते हैं? कोशिश कीजिए, अपने दिमागों पे जोर डालिए। वो इसलिए करते हैं कि जब सीमेंट में हम पानी मिलाते हैं तो वो हीट छोड़ती है, उसको हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। पानी जुड़ने की वजह से निकली हुई ऊर्जा या ऊष्मा, तो उसको अगर हम ठंडा नहीं करेंगे तो कंक्रीट हमारी फट जाएगी। इसीलिए हम क्यूरिंग करते हैं। आपने वैसे भी घर में भी एक बचपन में देखा होगा, अगर गांव ग्रामीण परिवेश से आए हैं तो चूने में जब हम पानी डालते हैं तो चूना भाप देता है और बद 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 करता है। वो इसलिए होता है कि लाइम एक्सपेंड होता है। और जैसा कि आपको पता है सीमेंट का प्रमुख अवयव चूना ही है, चूना पत्थर ही है। तो इसलिए आप जब भी सीमेंट
कंक्रीट इस्तेमाल करें, प्लास्टर करें, चाहे कंक्रीट करें, चाहे सीमेंट, कभी भी इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद इंश्योर करें कि उसकी प्रॉपर क्यूरिंग आपने की कि नहीं की। अब हम आते हैं एडमिक्सचर्स पर। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि एडमिक्सचर वो सब्सटेंसेस हैं जिनको कि हम कंक्रीट में मिलाते हैं, या तो उसकी सेटिंग टाइम को घटाने के लिए, या उसके सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए, या फिर उसकी जो प्लास्टिसिटी है उसको, वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो हमेशा जब भी आप यूज कर रहे हैं किसी भी एडमिक्सचर को, तो आप ये इंश्योर करें कि आप अप्रूव्ड टाइप का एडमिक्सचर यूज कर रहे हैं, उसकी डोजेज रिकमेंडेशंस के हिसाब से यूज कर रहे हैं, और आपका जो एडमिक्सचर है वो जो प्रकार की आप सीमेंट यूज कर रहे हैं उसके साथ में कंपैटिबल है। साथ ही साथ ये भी देखें कि उसमें कुछ भी ऐसे क्लोराइड्स ना हो जो कि रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को नुकसान पहुंचाने वाले हो, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे कि आपको वर्केबिलिटी इंप्रूव करने की जरूरत ही वहां पड़ती है जहां पर कि सरियों का जाल बहुत ज्यादा होता है, जहां पर कि सरिया बहुत नजदीक होता है और उसमें से एग्रीगेट पास नहीं हो पाती है। उसी के लिए आपको वहां पर प्लास्टिसाइजर यूज करने पड़ते हैं। और साथ ही साथ आपको एडमिक्सचर्स यूज करने के समय पर आपको ट्रायल मिक्सेस कंडक्ट करने पड़ेंगे, ताकि आप उसकी वर्केबिलिटी, सेटिंग, स्ट्रेंथ और श्रिंकेज, इन सब चीजों का जो है जानकारी निकाल पाए और इंश्योर कर पाए कि जो आप कंक्रीट बना रहे हैं वो आपका जिस उद्देश्य से आप उस कंक्रीट को बना रहे हैं उस पर खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके द्वारा जो दिए गए इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस, उनके कंजम्पशन इंस्ट्रक्शंस, उनके मिक्सिंग इंस्ट्रक्शंस और उनके शेल्फ लाइफ कंट्रोल जो है, मतलब उसको कितने समय तक ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर कोई आपने खोल लिया डब्बा तो वो कितने दिनों में कंज्यूम हो जाना चाहिए, उन सब प्रकार की जो दिशा निर्देश मैन्युफैक्चरर्स ने दिए हैं उनका अनुपालन अवश्य करें। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि कंक्रीट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी और एडमिक्सचर्स के लिए गुणवत्ता के क्या मानदंड हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब मैं पीछे भी बात कर रहा था वर्केबिलिटी। अब वर्केबिलिटी बेसिकली मेजर होता है कि आपने जो कंक्रीट बनाई वो कहीं इतनी गाढ़ी तो नहीं बनी कि उसको आपको फैलाने में पसीने आ रहे हैं, या कहीं इतनी बारीक तो नहीं बनी, इतनी पतली तो नहीं बनी कि पानी अलग जा रहा है, रेत अलग रह जा रहा है और जो बड़ी खड़ी है वो अलग हो जा रही है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो कंक्रीट है वो एक होमोजीनियस मटेरियल हो, वो एक तरह से फैले। तो उसके लिए हम अलग अलग जो प्रकार के हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से हम अलग अलग प्रकार के स्लम्प्स रखते हैं। अब स्लम्प बेसिकली आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि वर्केबिलिटी का एक मेजर है। इसमें ध्यान रहे कि जो हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट के काम करते हैं जहां पर कि सरिया इन्वॉल्व नहीं होता है, वहां पर स्लम्प 25 से 75 mm का होता है। अगर हम आरसीसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर 75 से 125 mm का हमारा स्लम्प होता है। अगर हम पाइलिंग में यूज कर रहे हैं, अगर हम ट्रिमी कंक्रीट कर रहे हैं, अगर हम पंपिंग कर रहे हैं, तो वहां पर जो स्लम्प है वो 150 mm का भी हो सकता है। स्लम्प चूंकि पानी और वाटर सीमेंट रेशियो, ग्रेडेशन और एडमिक्सचर्स के वजह से होता है, इसलिए ये इंश्योर करें कि पानी की तादाद, मटेरियल की ग्रेडेशन, एडमिक्सचर्स की क्वांटिटी आप कंट्रोल्ड ही रखें। अगर आप ओवर वाटर कर देंगे तो आपका वाटर सीमेंट रेशियो गड़बड़ा जाएगा और आपकी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो आपको कभी भी नहीं मिल पाएगी।
देखिए स्लम टेस्ट करते कैसे हैं। स्लम टेस्ट में हम बेसिकली जो कोन आपने देखा उल्टा रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इस कोन को कायदे में सीधा रखा जाता है और इसको 3 बार में भरना होता है। इसकी कोन की हाइट है 300 mm, 1 फुट, ठीक है। इसका जो नीचे का व्यास है वो 20 का है, ऊपर का व्यास 10 mm का है और इसको हम 3 बार में भरते हैं। और उसके बाद में इसमें जो कान लगे रहते हैं किनारे पे, उनको पकड़ के हम खींचते हैं और इसी को सामने रख के हम मेजर करते हैं कि जो कंक्रीट की हमने हीप बनाई थी वो कितनी नीचे बैठी। जितना वो बैठती है उतना ही स्लम्प हम मानते हैं। तो इस तरह से स्लम्प की हम मेजरमेंट साइट पर करते हैं। मैं अभी कह रहा था आपको कि वाटर सीमेंट रेशियो और स्ट्रेंथ का एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज्यादा होगा तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 10 MPa तक पहुंच जाती है अगर आपका वाटर सीमेंट रेशियो 0.7 का है, ठीक है। और वहीं अगर आपका वाटर सीमेंट रेशियो 0.3 का है तो आपकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 70 MPa तक आ सकती है। लेकिन आप कहेंगे कि भाई 70 MPa लाएं और 0.3 वाटर सीमेंट रेशियो रखें तो वर्केबिलिटी तो मिलेगी नहीं। तो उसका इलाज मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्या आपको उसमें प्लास्टिसाइजर डालने हैं, आपको उसमें वो मटेरियल्स डालने हैं जिससे कि कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़े। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि कंक्रीट की वर्केबिलिटी क्या होती है और इसे साइट पर स्लम टेस्ट की मदद से कैसे मापा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब आपने कंक्रीट तो तैयारी करनी चालू कर दी, तो इसकी आपको सैंपलिंग भी करनी पड़ेगी, आपको इसकी टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम IS 1199 और IS 516 के साथ में करते हैं। इसमें हम सैंपल जो है जहाँ पर मिक्सर का डिस्चार्ज होता है वहाँ पर लेते हैं, उसको दोबारा से मिक्स करते हैं और फिर हम इमीडिएटली जो हमारे क्यूब्स हैं उनको कास्ट कर लेते हैं। कॉम्पैक्शन जैसा कि मैंने स्लम टेस्ट में भी बताया, वहां पर भी हम 3 बार में इसको फिल करते हैं। यहाँ पर भी हम 3 बार में कंक्रीट क्यूब को अपने को फिल करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि हमारे जो क्यूब मोल्ड्स हैं वो प्रॉपरली ऑयल्ड हो, प्रॉपरली अलाइंड हो, उनका शेप बदगुनिया ना हो। अगर बदगुनिया होगा तो आपको प्रॉपर फेस मिलेगा नहीं। प्रॉपर फेस मिलेगा नहीं तो आप जब कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में क्यूब को रखने जाएंगे आपको अनइक्वल लोड उसके ऊपर पड़ेगा और आपकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो गलत सलत आएगी। तो आप कंक्रीट जब आपने रीमिक्स कर लिया तो उसको 3 बार में भरे क्यूब में और ये इंश्योर करें कि आपकी जो रॉड है उससे 30-30 चोट हर लेयर पे आप देंगे, खासतौर पे किनारों पर, एजेस पे, ताकि कंक्रीट का जो सरफेस है वो स्मूथ हो। आपको पता ही है कि जो क्यूब मोल्ड्स है वो 150 mm के होते हैं। सिलेंडर और बीम जैसा भी जिस भी उपयोग में आप लेके आ रहे हैं उस उपयोग के लिए जिस साइज का स्पेसिफाइड है उस साइज के आपको मोल्ड्स इस्तेमाल करने हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने जो मोल्ड्स आपने भरे इनको अगले दिन डिमोल्ड करने के बाद में 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप पानी में इसको रखेंगे और पूरा डुबा कर रखेंगे। साथ ही साथ इनको जब आप टेस्ट करेंगे 7वें दिन और 28वें दिन करेंगे, या जैसा आपके डिजाइन क्राइटेरिया में स्पेसिफाइड है उसके हिसाब से करेंगे। इसमें देखिए आपको नजर आ रहा है 2 फेस हैं कंक्रीट टेस्ट कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के। आपने क्यूब को इस तरह से रखा कि उसका एक सिरा जो है एकदम समतल है नीचे वाली प्लेट के साथ ही साथ ऊपर वाली प्लेट से एकदम फ्लैश है। अगर नहीं है
तो वहाँ पे इंश्योर करें कि आपका जो कांटेक्ट एरिया है वो मैक्सिमम हो, और उसके बाद आपको जो है मशीन उसको चालू करना है और तब तक उसको चलाना है जब तक कि आपकी क्रशिंग की आवाज ना आए और आपकी जो सुई है वो जाकर के रुक न जाए। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो एज है उसका क्या है, क्यूरिंग क्यों हमें करनी चाहिए। आपने सब जगह अक्सर पढ़ा होगा कि साहब 28 दिन की क्यूरिंग आपको बताई जाती है। आप देखेंगे इस चार्ट में ये एक M30 ग्रेड का सैंपल है जिसकी की जो एवरेज स्ट्रेंथ जो है लगभग 30 मेगापास्कल आनी चाहिए 28वें दिन पर। तो आप देखें जो डे ऑफ कास्टिंग है उसमें सीमेंट की अपनी एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है करीब 5 से 7.5 MPa के आसपास की, लेकिन 28वें दिन तक हम जाते हैं तो वहां पर 30 मेगापास्कल उसकी स्ट्रेंथ आ जाती है। मेगापास्कल या केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोले बात सेम है, और धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है और लगभग 90 दिन बाद कंक्रीट अपनी जो भी उसकी टिपिकल स्ट्रेंथ है उसको गेन कर लेती है और उसके बाद में कोई विशेष अंतर कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर नहीं पड़ता। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जांच के लिए स्टैंडर्ड क्यूब सैंपल कैसे बनाया और टेस्ट किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब हम कुछ ऐसे चेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि हम साइट पे अपने आप कर सकते हैं, जिनके लिए कि हमें किसी आउटसाइड लैब पे भरोसा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सीव टेस्ट हैं जिनसे कि हम आपने जो मटेरियल्स हैं सैंड और एग्रीगेट्स उनकी ग्रेडिंग और उनके विजुअल चेक जो होते हैं ऑर्गेनिक और क्ले मटेरियल के लिए वो कर सकते हैं। इसके अलावा हम फील्ड में सिल्ट का टेस्ट जार टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं और मॉइस्चर कंटेंट भी उसी के थ्रू हमको पता लग जाएगा। साथ ही साथ हमको ये ध्यान देना है कि हमारा जो स्टॉक पाइल मैनेजमेंट है वो प्रॉपर हो। स्टॉक पाइल मैनेजमेंट बोले तो अगर अलग अलग साइज की हमारे पास में एग्रीगेट्स हैं उनको अलग अलग रखना है, साथ ही साथ उनको बिखरने से बचाना है और ये इंश्योर करना है कि उनमें कंटेमिनेशन ना हो। अगर उस एरिया में जहाँ पर आपने एग्रीगेट्स रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आंधियाँ चलती हैं या फ्रीक्वेंट एनिमल मूवमेंट होती है या रेतीला इलाका है तो मेरी सलाह रहेगी कि आप अपने जो एग्रीगेट्स हैं उनको कवर्ड रखें और अगर हो सके तो किसी साइलो में रखें ताकि उस पर आउटसाइड एनवायरमेंट का बिल्कुल भी फर्क न पड़े, असर न पड़े। सीमेंट की स्टोरेज के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ, दोबारा से बोल रहा हूँ कि सीमेंट को आपको स्टोर करना है ड्राई एरिया में, लीक प्रूफ गोदाम में और लकड़ी के बत्तों के ऊपर। साथ ही साथ आपको ये इंश्योर करना है कि किसी भी धान में 10 बोरी से ज़्यादा ना हो। 2 धानों के बीच में आदमी के आने जाने के लिए जगह हो ताकि जब आप सीमेंट उठाएं तो ऐसा ना हो कि एक धान का तो आपने उठाया दूसरा धान का आपने गिरा दिया। और तीसरा कि आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही इस्तेमाल करना है, मतलब जब भी आपकी सीमेंट आई है जो सबसे पुरानी सीमेंट है उसको आप सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, अलग अलग टाइप की सीमेंट, अलग अलग ब्रांड की सीमेंट को आप अलग अलग स्टोर करेंगे और साथ ही साथ आप पीरियोडिकली ये इंश्योर करेंगे कि आपकी सीमेंट में किसी प्रकार से मॉइस्चर का असर तो नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की नमी तो नहीं आ रही है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया सीमेंट जो है नमी पाकर इकट्ठा होने लगती है, सेटिंग उसकी चालू हो जाती है क्योंकि वो मॉइस्चर के साथ में उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होनी होती है और
कंक्रीट मतलब सीमेंट जो है पत्थर बनना चालू हो जाती है। अब बात करते हैं कि एग्रीगेट्स और पानी को हमें कैसे स्टोर करना है, कैसे देखभाल करनी है कि हम जो कंक्रीट बनाए उसकी गुणवत्ता पे कोई भी दुष्प्रभाव न पड़े। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, अलग प्रकार के जो आपके एग्रीगेट्स हैं, अलग अलग साइज के जो है, उनके लिए एक ऐसा जमीन पे रखें उनको जो कि हार्ड है और जो कि साफ है। साथ ही साथ आप इंश्योर करें कि प्रॉपर ड्रेनेज हो, ताकि ऐसा ना हो कि पानी पड़े और नीचे वाली गिट्टी में पानी सोखती जाए और खराब हो जाए। अगर उसमें कुछ ऐसा है कि खराब होने की संभावना है तो खराब होगी। साथ ही साथ अलग अलग जो साइज है उनकी इंटरमिक्सिंग आपको रोकनी है। अब आप तो अक्सर देखते हैं साइड पे कि साहब 40 mm की बजरी है आपकी, 1 इंची की बजरी है, पौना इंच की बजरी है, आधा इंच की बजरी है, 5 से 10 mm वाली है आपकी, और साथ में आपका रेता भी है। अगर ये सब मिल जाएंगे तो आपका जो अनुपात जब आप इनको मिक्स करने जाएंगे वो कभी भी सही नहीं होगा। एज अ रिजल्ट जो आपकी डिजायर्ड स्ट्रेंथ है, जिस स्ट्रेंथ की कंक्रीट आपको चाहिए, आप कभी भी वो इंश्योर नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ पानी के लिए प्रॉपर टैंक का इस्तेमाल करें, प्रॉपर पाइपलाइन का इस्तेमाल करें, और अगर आपकी पाइपलाइन में पानी रुका हुआ है तो कंक्रीट करने से पहले उस पानी को एक बार फ्लश अवश्य कर दें। ध्यान रहे कि आप कंक्रीट निर्माण के लिए, कंक्रीट की तराई के लिए जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पीने योग्य हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ कभी भी प्रॉपर नहीं आएगी। आपकी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ डेवलप होगी फॉल्टी क्यूरिंग की वजह से, उसके भी जो दुष्परिणाम है वो आपके ही होंगे। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि कंक्रीट बनाने वाली सामग्री, विशेष रूप से सीमेंट का साइट पर सही ढंग से भंडारण करना क्यों जरूरी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब हम कंक्रीट जब बनाने चले हैं तो साइट पे हमको देखने से पता लगना चाहिए कि क्या क्या एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो सबसे पहला ये कि उसका जो स्लम्प है या वर्केबिलिटी जो डिजाइन है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। कैसे देखेंगे कि ब्लीडिंग ना हो, सेग्रीगेशन ना हो। ब्लीडिंग हम कब बोलते हैं? ब्लीडिंग तब बोलते हैं जब कंक्रीट में से माल जो है वो भाग रहा है, जो आपका सीमेंटेशियस मटेरियल है, जो पतला वाला हिस्सा है वो निकल जा रहा है, आपके पास से खड़ी खड़ी रह जा रही है। या आप जब कंक्रीट को डाल रहे हैं, पोरिंग कर रहे हैं, तो एक होमोजेनियस मिक्सचर की बजाय पे बड़े बड़े पत्थर पहले गिर जा रहे हैं, उसके बाद छोटे पत्थर, उसके बाद स्लरी, तो आपकी कंक्रीट में हनीकॉम्बिंग के चांसेस 100% होंगे। ब्लीडिंग अगर हो रही है तब भी हनीकॉम्बिंग होगी, सेग्रीगेशन अगर हो रहा है तब भी हनीकॉम्बिंग होगी। मतलब आपकी कंक्रीट में एयर एंट्रैपमेंट हो जाएगा और जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ है वो आपको कभी नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है कि आपका वाटर सीमेंट रेशियो मेजर्ड हो, हमेशा उसका ध्यान रखें। इसके लिए ये इंश्योर करें कि अगर आप बैचिंग प्लांट पे कंक्रीट बना रहे हैं तो आप उसको मशीन को सेट कर दें। अगर आप मैनुअली कंक्रीट बना रहे हैं तो जो आपका मिक्सर ऑपरेटर है वो आपकी पूरी कंक्रीटिंग के दौरान एक ही रहे, एक ही डब्बे से पानी इस्तेमाल करे जो कि मेजर्ड हो, और एडमिक्सचर की डोजेज भी आप अप्रूव्ड डिजाइन के हिसाब से ही डालें। साथ ही साथ जब आप कंक्रीट को देखें तो आपको एक उसकी यूनिफॉर्म अपीयरेंस आनी चाहिए। मतलब भदभदी नहीं आपको नजर आनी चाहिए कि कहीं पे गाढ़ी, कहीं पे पतली, कहीं पे हल्की, कहीं पे फीकी, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ
आप जब ट्रायल पोर करते हैं तो उस समय पे आप इंश्योर करें कि आपका वाटर सीमेंट रेशियो इतना सही है कि उसमें हनी कॉम्बिंग का रिस्क बिल्कुल आपने नेगेट कर दिया है, आपने उसकी कोई संभावना नहीं छोड़ी है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जैसा आपको पता ही है कि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है बेसिकली कंप्रेशन में होती है, और हम इसको सरिये के साथ में इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सरिये की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है और कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है। दोनों मिलाकर के जो आपका रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बनती है उसकी एक होमोजेनियस प्रॉपर्टी आपको बन के आ जाती है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो कंक्रीट जो है उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के 8 से 12% ही होती है। इसलिए ध्यान रखें कि आपका जो डिज़ाइन हो रहा है आप आरसीसी की प्रॉपर ग्रेड ही इस्तेमाल करें, उसकी जो स्ट्रेसेस हैं वो आपके डिज़ाइन उसको एड्रेस करता हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ हम एक्चुअली क्रैक कंट्रोल, सर्विसेबिलिटी चेक और पेवमेंट के डिज़ाइन में टेंसाइल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए हम सिलेंडर्स का टेस्ट करते हैं या फिर हम बीम्स का टेस्ट करते हैं, जो कि स्प्लिटिंग टेस्ट टेंसाइल जो है 5816 के अनुसार होती है, जिसमें कि हम सिलेंडर्स को करते हैं, और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो बीम में करते हैं वो IS 516 के हिसाब से करते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर स्प्लिटिंग, इसमें हम सिलेंडर को स्प्लिट करेंगे और देखेंगे कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है। अब फ्लेक्सुरल टेस्ट में आप मॉड्यूलस ऑफ रप्चर निकालते हैं, जिसमें कि एक बीम की तरह से दो सिंपली सपोर्टेड उस पे बीम आपने रखी और उसको आपने लोड दिया और उसके बेसिस पे आप मॉड्यूलस ऑफ रप्चर उसका निकाल रहे हैं, जिससे कि आपको उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है। तो पहले ही जैसा मैंने बता दिया आपको कि टेंसाइल टेस्टिंग के ऑप्शंस, स्प्लिटिंग टेंसाइल ऑन साइड क्योर्ड सिलेंडर्स वेयर अवेलेबल, फ्लेक्सुरल बीम टेस्ट फॉर पेवमेंट्स एंड स्लैब्स टू ascertain द मॉड्यूलस ऑफ रप्चर। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि खाली आप टेंसाइल स्ट्रेंथ के बेसिस पे ही कंक्रीट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपको देखना होगा कि आपकी क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, आपकी क्यूरिंग क्या है, और आपके जो लोडिंग रेट्स है, मतलब जिस रेट पे आपकी कंक्रीटिंग होनी चाहिए वो आप कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि दो लिफ्ट्स के बीच का जो टाइम है आप उसको छोड़ दे रहे हैं। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो नीचे वाली जो कंक्रीट का लेयर होगी उस पर जो सुपर इम्पोज लोड ऊपर वाले लेयर का होगा, उसकी वजह से वो स्ट्रेंथ आने से पहले ही अंडर स्ट्रेस हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी पोरिंग जो है, आपकी जो कंक्रीट की लोडिंग रेट्स हैं वो आपकी क्यूब मतलब जो स्ट्रेंथ आपने डिजाइन की है, स्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही हो। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि ताजे कंक्रीट में ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन जैसी समस्याओं को कैसे पहचानें और कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या महत्व है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब कुछ बिगिनर्स के लिए डूज एंड डोंट्स है। पानी और मतलब आप जब कंक्रीट बनाने जाएं तो आप देखें कि आपकी सैंड में मॉइस्चर कितना है और उसी के हिसाब से आप वाटर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा करें। कभी भी जो आपका अप्रूव्ड मिक्स डिज़ाइन है उसमें वर्केबिलिटी को बढ़ाने के लिए पानी अपने आप बगैर अप्रूवल के ना बढ़ाएं, क्योंकि उससे क्या होगा, वाटर सीमेंट रेशियो गड़बड़ा जाएगा और आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो सही नहीं आएगी। साथ ही साथ आपका जो वेब एचर है और आपका जो स्लम्प कोन है उनका कैलिब्रेशन, मतलब आपका जो प्रॉपर प्रोपोर्शन जाना चाहिए
और जो आपका वाटर सीमेंट रेशियो के साथ में जो डिजाइन स्लम्प आना चाहिए वो आपको साइट पर इंश्योर करना है। साथ ही साथ जो आपने फ्रेशली लेड आपकी कंक्रीट है उसको इंश्योर करना है कि वो एकदम आप डालें और एकदम धूप पे छोड़ दें, ऐसा ना हो, या डालें और एकदम बारिश आने दें। अगर आपको लग रहा है कि मौसम साथ नहीं दे रहा है तो आप कंक्रीट करने के बाद में उसको एक तिरपाल से ढक दें ताकि उसको रैपिड ड्राइंग और रैपिड रेन से दोनों से ही उसका प्रोटेक्शन हो सके। रैपिड ड्राइंग अगर होगी तो आपको पता ही है कि सीमेंट आप जो कंक्रीट इस्तेमाल करेंगे उसमें क्रैक्स हो जाएंगे, और अगर बरसात में आप एक्सपोज छोड़ेंगे तो जो ऊपर का जो मटेरियल है जो कि बाइंडिंग मटेरियल है इंटरस्टाइसिस से वो छूट के भागेगा और नतीजा ये होगा कि आपकी जो कंक्रीट है जिसको हम आम भाषा में गंजी बोलते हैं वैसी निकलेगी। हालांकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कुछ IS स्टैंडर्ड्स हैं जिनके के बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे IS 456 प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का प्रैक्टिस का कोड है, 383 एग्रीगेट्स का कोड है, 269, 12269, 1489, 455 ये सीमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं, 9103 ये एडमिक्सचर्स का कोड है, 1199, 516 ये सैम्पलिंग और स्ट्रेंथ का टेस्ट है, 5816 जो है आपका स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ का टेस्ट है, कोड है। तो हम अगर मैं समराइज करना चाहूं तो ये है कि राइट मटेरियल, राइट टेस्टिंग, राइट स्टोरेज जो है ड्यूरेबल कंक्रीट देती है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो को कंट्रोल कर लिया है, अगर हमको वर्केबिलिटी इंप्रूव करनी है तो वाटर सीमेंट रेशियो को कंट्रोल करना पड़ेगा और वर्केबिलिटी को एडमिक्सचर्स मिला करके सुधारना पड़ेगा, न कि पानी की तादाद बढ़ा करके। क्यों? क्योंकि पानी बढ़ाएंगे तो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो गड़बड़ा जाएगा। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है कि आपके अलग अलग जो मटेरियल्स हैं उनका सोर्स क्या है, सीमेंट अगर है तो उसका बैच नंबर क्या है, आपके एडमिक्सचर है तो उनका बैच नंबर क्या है। साथ ही साथ जो आपके अलग अलग नमूनों के जो आपके टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो आपको डॉक्यूमेंट करने हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपको करनी है वो ये है कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी एग्रीगेट्स मतलब आपकी सैंड और एग्रीगेट्स बालू और खड़ी वो हो सके तो एक ही सोर्स से आए, जिससे कि आपकी क्वालिटी आप इंप्रूव कर सके, आपका इन रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी पे कंट्रोल बना रहे। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि अच्छी गुणवत्ता वाली कंक्रीट बनाने के लिए किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से IS स्टैंडर्ड्स महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। आशा करता हूं कि जो मैंने आपको बताया कंक्रीट के अवयवों के बारे में, उसकी गुणवत्ता परीक्षण के बारे में और कंक्रीट से जुड़े हुए और मामूली जो छोटे छोटे देखने, सोचने, समझने योग्य बातें हैं, उनसे आपको कुछ ज्ञानवर्धन आपका हुआ होगा। इस सत्र के आखिर में आपके लिए एक परीक्षा रखी गई है। आशा करता हूं कि आप उसको जरूर अटेम्प्ट करेंगे और उसमें अच्छे मार्क्स ला करके सफल होंगे। आप सबका सुनने के लिए धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू। इस कोर्स में हमने अच्छी गुणवत्ता वाली कंक्रीट बनाने के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा। चलिए मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। पहला, हमने कंक्रीट के उपयोग के कारणों को समझा। कंक्रीट अपनी मजबूती, टिकाऊपन और किसी भी आकार में ढलने की क्षमता के कारण आधुनिक निर्माण का आधार है। यह आग और मौसम के प्रतिरोधी होने के साथ साथ लागत में भी प्रभावी होता है।
सही सामग्री और सही प्रक्रिया का पालन करके हम पुल, इमारतें और एसडीडी डेचकें जैसी मजबूत संरचनाएं बना सकते हैं जो दशकों तक चलती हैं। इसलिए इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना किसी भी निर्माण प्रोजेक्ट की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा, हमने IS 456 के दायरे को पहचाना। यह स्टैंडर्ड भारत में प्लेन और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए एक बुनियादी मार्गदर्शन है। यह हमें बताता है कि कौन सी सामग्री इस्तेमाल करनी है, कंक्रीट का मिक्स डिजाइन कैसे तैयार करना है और निर्माण की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करनी है। यह स्टैंडर्ड हमें न्यूनतम सीमेंट कंटेंट, अधिकतम वाटर सीमेंट रेशियो और क्योरिंग की अवधि जैसे महत्वपूर्ण नियम देता है। किसी भी सरकारी या निजी निर्माण कार्य में IS 456 का पालन करना अच्छी गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। तीसरा, हमने सीमेंट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के तरीके सीखे। साइट पर सीमेंट की गुणवत्ता जांचने के लिए सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखें। यह 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। बैग को खोलकर देखें कि उसमें कोई गांठें, लंप्स तो नहीं है जो नमी का संकेत है। सीमेंट का रंग एक समान ग्रे होना चाहिए और छूने पर ठंडा महसूस होना चाहिए। इसके साथ ही निर्माता से प्राप्त टेस्ट सर्टिफिकेट की जांच करना भी एक जरूरी कदम है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सीमेंट सभी मानकों पर खरा उतरता है। चौथा, हमने रेत में सिल्ट और जैविक अशुद्धियों की जांच करना सीखा। रेत में मौजूद सिल्ट सीमेंट और रेत के बीच के बॉन्ड को कमजोर करती है। इसकी जांच के लिए हम एक जार में रेत और पानी मिलाकर हिलाते हैं और सिल्ट की परत को मापते हैं। इसी तरह जैविक अशुद्धियां, ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज सीमेंट की सेटिंग प्रक्रिया में बाधा डालती है। इसकी जांच के लिए रेत को कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन के साथ मिलाकर रंग में बदलाव देखा जाता है। ये सरल परीक्षण साइट पर ही रेत की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। पांचवां, हमने कंक्रीट के लिए उपयुक्त पानी के गुणों को पहचाना। सबसे सरल नियम यह है कि जो पानी पीने योग्य है वह कंक्रीट बनाने और उसकी क्योरिंग के लिए भी उपयुक्त है। पानी में हानिकारक लवण, सॉल्ट्स, अम्ल, एसिड्स, तेल या अन्य अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये इस्पात की सरिया रीइंफोर्समेंट में जंग लगा सकती है और कंक्रीट की अंतिम मजबूती को कम कर सकती है। इसलिए हमेशा साफ और स्वच्छ पानी का ही उपयोग सुनिश्चित करें। छठा, हमने क्योरिंग के महत्व को समझा। क्योरिंग का मतलब कंक्रीट को केवल सूखने देना नहीं है बल्कि उसकी सतह पर नमी बनाए रखना है ताकि सीमेंट और पानी के बीच रासायनिक प्रक्रिया, जिसे हाइड्रेशन कहते हैं, पूरी हो सके। यही प्रक्रिया कंक्रीट को उसकी असली मजबूती देती है। क्योरिंग कम से कम 7 से 14 दिनों तक की जानी चाहिए। इसके लिए पानी का छिड़काव करना, गीले बोरे से ढकना या पॉन्डिंग जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। उचित क्योरिंग के बिना कंक्रीट कमजोर और दरारों वाला हो सकता है। सातवां, हमने वर्केबिलिटी के महत्व को समझा। वर्केबिलिटी का अर्थ है ताजे कंक्रीट को कितनी आसानी से मिक्स, ट्रांसपोर्ट, प्लेस और कॉम्पैक्ट किया जा सकता है बिना उसके घटकों के अलग हुए। अच्छी वर्केबिलिटी यह सुनिश्चित करती है कि कंक्रीट फॉर्मवर्क के हर कोने तक पहुंचे और सरिया के चारों ओर ठीक से भर जाए, जिससे कोई वॉइड्स न रहे। बहुत ज्यादा या बहुत कम वर्केबिलिटी दोनों ही कंक्रीट की गुणवत्ता के लिए हानिकारक हैं। इसे साइट पर स्लम्प टेस्ट से मापा जाता है। और आठवां, हमने स्लम्प टेस्ट करने की विधि का वर्णन किया। यह वर्केबिलिटी मापने का सबसे आम तरीका है। इसमें एक स्टैंडर्ड कोन को ताजे कंक्रीट से 3 परतों में भरा जाता है और हर परत को टैंपिंग रॉड से 25 बार कॉम्पैक्ट किया जाता है। इसके बाद कोन को धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है और कंक्रीट अपनी जगह पर जितना नीचे बैठता है उस गिरावट स्लंप को mm में मापा जाता है। यह मान हमें बताता है कि कंक्रीट का मिक्स कितना वर्केबल है और क्या यह उपयोग के लिए उपयुक्त है। अब इस कोर्स के समापन पर चलिए एक अंतिम प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं, जिसको सफलतापूर्वक खत्म करके आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।